गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 31 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 32। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर हर दिन की तरह। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मुख्य वायु प्रदूषक हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। तो मुख्य वायु प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या वायु प्रदूषक है? क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही है, अपने ब्लड के साथ घुलती है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है, कैंसर होता है उससे। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स ये भी है। तो सारे के सारे हो गए। डी है इसका आंसर। 1 2 3 4। तो देखिए यह है प्रमुख वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सीसा लेड, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ VOC, धरातलीय ओजोन O3 भी है। हाइड्रोकार्बन्स तो हैं ही हैं। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट्स और निलंबित कणकीय पदार्थ जिनका आकार होता है 0.01 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक। ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, हालिया कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से लेकर 2018 तक के बीच सरकार ने कथित रूप से 46 ऑफसेट अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 66,427 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। यह भी देखा गया है कि एक भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें किसी विदेशी विक्रेता ने भारतीय उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की हो। क्या ऐसा है? दूसरा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो कैग की रिपोर्ट देखिए, हालिया कैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 से लेकर 18 के बीच सरकार ने कथित रूप से 46 ऑफसेट अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 66,427 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। हालांकि रियलाइज निवेश केवल कितना 8% यानी 5,445 करोड़ का था। और यह भी देखा गया है कि एक भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें किसी विदेशी विक्रेता ने भारतीय उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा। उन्होंने अपने टॉलस्टॉय की पुस्तक का नाम क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। करेक्ट है? इंटरचेंज करो तो सही होंगे। करेक्ट है ऐसी दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये सी है इसका आंसर। तो देखिए, गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1983 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई गई थी। ठीक है, भारत में आकर उन्होंने ग्रहण किया। देखिए, गांधी जी ने इन विचारों को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों से ग्रहण किया है, जैसे कि भारत की भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, रस्किन, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया। ठीक है, टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा था और गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा। इम्पोर्टेंट है, लियो टॉलस्टॉय गांधी जी से जोड़कर प्रश्न पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं, इनमें से कौन सा कारण उसमें शामिल है? आनुवांशिकता, गर्भावस्था संबंधित पहलू, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, सामाजिक कारण, पारिवारिक विवाद। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही स्टेटमेंट लगता है कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। तो जेनेटिकली हो सकता है क्या? हाँ,
गर्भावस्था संबंधी पहलू, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, बिल्कुल। सामाजिक कारण तो है ही है, पारिवारिक विवाद सबसे ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उपरोक्त सभी कर देते हैं, इसका आंसर डी। तो देखिए, व्यक्ति के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कई बार आर्थिक एवं नैतिक पहलू इन कारकों के आविर्भाव में उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि अनुवांशिकता हो गई, मतलब जेनेटिकली। गर्भावस्था संबंधित पहलू हो गए, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात और सामाजिक कारण। ठीक है, सारे के सारे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संशोधन करके आत्महत्या को, सुसाइड को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आईपीसी की आपको सारी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रेयर है, 4-5 जो न्यूज़ में रहती हैं और वही पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है इसका उत्तर? 377 नहीं, 409, 309 है, 309। तो देखिए, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा एवं उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधन किया, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। किसने किया होगा ये सब? कोर्ट ने किया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? 4 हैं, 3 है, केवल एक ही सही है। नहीं होगा तो डी होगा। देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली किसी रियासत के शासक के पास कानूनी तौर पर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो कंपनी द्वारा इस रियासत का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया गया था। यह सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली का है। अगर लॉर्ड वेलेस्ली का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है तो सहायक संधि किसकी है? गलत है स्टेटमेंट ये वाला। ये सिद्धांत है किसका? लॉर्ड डलहौजी का। और झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। गलत है ये स्टेटमेंट। ये सही है तो ये नहीं होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मुताबिक यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली किसी रियासत के शासक के पास कानूनी तौर पर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो कंपनी द्वारा इस रियासत का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देते हुए महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी के सिंहासन के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंग्रेजी शासन में मिला लिया झांसी को। छठ पूजा अभी न्यूज़ में है और त्यौहार भी मनाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न है यहाँ पर। इस लोक त्यौहार में सूर्य के साथ साथ पृथ्वी यानी भूमि का पूजन भी किया जाता है। इस त्यौहार में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। और हाल ही में भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डाक विभाग ने छठ पूजा पर माई स्टाम्प जारी किया है क्या? कौन सा करेक्ट है क्या? देखिए, हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग ने छठ पूजा पर माई स्टाम्प जारी किया है। करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। इस त्यौहार में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, ये भी सही है। छठ में देखिए, सूर्य देवता की पूजा होती है, उगते सूरज की पूजा होती है, छिपते सूरज की पूजा होती है। पृथ्वी पूजन या भूमि पूजन इसमें शामिल नहीं है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, और मतलब दो और तीन सी। तो देखिए, छठ एक प्राचीन हिंदू वैदिक त्यौहार है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय राज्यों जो कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के मध्य क्षेत्र में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। यह एकमात्र त्यौहार है जिसमें न केवल उगते सूरज की पूजा की जाती है बल्कि सूर्यास्त यानी उषा या प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है। ठीक है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पृथ्वी पूजन या भूमि पूजन लिखा था। देखिए, इस त्यौहार में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, याद रखना। छठ पूजा, जिसमें सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है, छठ पूजा को कार्तिक शुक्ल षष्ठमी को मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, 19 नवंबर 2020 को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने छठ पूजा पर माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा जारी किया है। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पेलेआर्टिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताइए।
पैलियार्टिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका, यूरो साइबेरियाई क्षेत्र, भूमध्य सागरीय बेसिन, सहारा और अरेबियन डेजर्ट। पैलियार्टिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका तो आएगा नहीं, यूरो साइबेरियाई क्षेत्र आता है, भूमध्य सागरीय बेसिन आता है, सहारा और अरेबियन डेजर्ट भी आता है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पैलियार्टिक क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी पर ऐसे कई इको क्षेत्र हैं, कैसे? जैसे यूरो साइबेरियाई क्षेत्र, भूमध्य सागरीय बेसिन, सहारा, अरेबियन डेजर्ट, पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी एशिया। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बात करें पैलियार्टिक क्षेत्र की, तो पैलियार्टिक अब तक का सबसे बड़ा इकोजोन है। इसमें यूरोप, एशिया में हिमालय की तलहटी का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के उत्तरी तथा मध्य भागों के स्थलीय इको क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, पैलियार्टिक क्षेत्र के अंतर्गत कई नदियां एवं झीलें भी आती हैं, जिनमें कई मीठे पानी के जलीय स्रोतों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट RRTS से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका उद्देश्य सड़क परिवहन पर कम्प्यूटर्स की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क सह रेल परिवहन प्रणाली का विकास करना है। हाल ही में दिल्ली NCR में इस परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए $500 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या? रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट, क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, और सी है इसका आंसर। और क्या होते हैं कम्यूटर्स? देखिए, कम्यूटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नियमित रूप से कार्य करने के लिए मुख्य नगर के आसपास के क्षेत्रों से मुख्य नगर में आने जाने के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली का उद्देश्य सड़क परिवहन पर कम्यूटर्स की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क सह रेल परिवहन प्रणाली का विकास करना है। देखिए, हाल ही में दिल्ली NCR में RRTS परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए $500 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऋण समझौता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच किया गया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? मंत्रालय के ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य बताइए? क्या जेनरिक दवाओं के ऑनलाइन उपलब्ध कराना है जेनरिक दवाओं को, या टीबी के खिलाफ ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाना है, या कोविड-19 के वैक्सीन निर्माण में सहयोग स्थापित करना, या टेली परामर्श सुविधा प्रदान करना? क्या करना? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य न तो जेनरिक दवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, न ही टीबी के खिलाफ अभियान चलाना है, न ही कोविड-19 की वैक्सीन निर्माण में सहयोग करना है। तो क्या? टेली परामर्श सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ई-संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श सुविधा है और इसके तहत वर्ष 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है वो ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब ठीक हो गया। ठीक है, तो हर दिन की तरह 10 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार कम से कम इनकी प्रैक्टिस करके दूसरी बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन सा है ये 32 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।